हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए, जो भी आपके दोस्त हैं सारे दोस्तों तक वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और जिनके पास भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा हो सब लोगों तक पहुंचा दीजिए। आज फिर से बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आप सभी के लिए हम आए हैं, और वो सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उन प्रश्नों से निश्चित रूप से आपका स्कोर अपलिफ्ट करेगा, एग्जाम में आपका स्कोर बेहतर होगा। तो फटाफट जुड़ जाइए। जो भी आपके दोस्त अभी तक नहीं आए हैं, नहीं जुड़े हैं, उन सारे लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाफट जुड़ते चले जाइए। कितने लोग जुड़ चुके हैं देखते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को शुभ संध्या, सब लोगों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जितने सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं सभी लोगों को सेम चीज। सुमन कुमार, सपना कुमारी, राधा कुमारी, किट्टू ब्लॉग, संजना कुमारी, रिंकी कुमारी, दुर्गेश, IAS IPS PCS चैनल, संजना कुमारी, अजय कुमार, अंजलि प्रिया, सभी लोगों को गुड इवनिंग। मेघनाथ सिंह गुड इवनिंग। पोएट्री हब, दुर्गेश कुमार, जुल्फकर अंसारी, प्रीति भारती, आरंभ पाठ के नाम से हैं, और भी जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं सभी लोगों का एक वार्म वेलकम। सभी लोग खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। साइंस का सेशन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, तो कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको आप नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए आइए पार्टिसिपेट करिए आज के क्विज में, और फुल एनर्जेटिक होकर के, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जुनून के साथ। ठीक है, दिनकर ने एक बहुत अच्छा लाइन कहा है, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में सभी लोग जान रहे होंगे। और आप लोगों को मेंस में जो हिंदी का वो देना रहता है, जिसमें क्वालिफाइंग आप लोगों को करना है हिंदी, उसमें सिलेबस में दिनकर की भी बहुत सारी रचनाएं पढ़नी है, तो जानना चाहिए। राष्ट्र कवि कहे जाने वाले उन्होंने लिखा है, लोहे सी हो मांसपेशियां। युवाओं के बारे में कहते हैं, यूथ के बारे में कहते हैं। ये जो तैयारी आप IAS IPS या फिर स्टेट PCS की कर रहे हैं, ये वही करते हैं जो रियल में युवा है, जो रियल में यूथ है। और युवा जो होता है उसको अगर पलट दो, मान लो लिखा हुआ है युवा, युवा को आप पलट दीजिए, बदल दीजिए, तो वो बन जाता है वायु। और वायु जब अपने वेग में रहता है, वायु जब अपने स्पीड में रहता है, तो सामने नहीं देखता है कि सामने पहाड़ है, पठार है, वृक्ष है, जंगल है, झंझावात है, वो कुछ नहीं देखता। उसका केवल और केवल एक लक्ष्य आता है कि सामने जो आया उसको उखाड़ते हुए आगे चलते जाएं। तो दिनकर ने उन्हीं युवाओं के लिए लिखा है, जो रियल में युवा है उनके लिए दिनकर कहते हैं, लोहे सी हो मांसपेशियां, फौलादी भुजदंडब है, नस नस में हो आग लहरसी, तभी जवानी पाती जाए। तो रियल में यूथ है तो अपने आप को युवा बनाइए। पहले अपने आप को यूथ बनाना पड़ेगा, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो ऑटोमेटिकली आप रिजल्ट के करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो चलिए बहुत समय नहीं लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आपके लिए है वह है, आंखों का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें मौजूद वर्णक कौन सा है। ठीक है, आंखों का जो हम लोगों का रंग होता है, जो कलर होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? कॉर्निया पर डिपेंड करता है, कॉर्निया पर डिपेंड करता है, आइरिस पर डिपेंड करता है, रॉड सेल के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कोन सेल के ऊपर डिपेंड करता है? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए जितने सारे लोग जुड़ते चले गए हैं फटाफट पार्टिसिपेट करो क्विज में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आंखों का जो रंग होता है, कई सारे लोगों को आप देखोगे किसी की आंखों का रंग ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, वो किस पर डिपेंड करता है? चलिए वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया। तो पूरे एनर्जेटिक होकर के, पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ आज के सेशन में भाग लीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। जितने सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है, आइरिस, सभी का जवाब बिल्कुल ही सही है। लास्ट में हम आप लोगों से पूछेंगे कि किसका कितना स्कोर आया। 30 प्रश्न आज भी है, तो आपका टोटल के टोटल क्विज में कितना नंबर आया ये लास्ट में आप जरूर बताइएगा। तो पूरे स्कोर को आप जोड़ते रहेंगे ध्यान से। जितने सारे प्रश्न हमने कराए हैं आज, या फिर जो भी मेरा सीरीज रहा है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आइरिस जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंखों का रंग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर। चलिए आज का दूसरा प्रश्न है आपके लिए, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है? आपकी स्क्रीन पर 4 ग्रंथियों का नाम लिखा गया है। पहला जो ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि, और चौथा है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसमें से कौन सी ग्रंथि केवल जवानी तक, जब तक आप यंग रहते हैं उसी समय तक सक्रिय रहती है, आपको बताना है। फटाफट बताइए
कुछ लोग थाइमस कह रहे हैं, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी लोग कह रहे हैं। चलिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है प्रश्न की केवल यौवन तक कौन सी ग्रंथि सक्रिय रहती है? पीनियल, थाइमस, प्यूस ग्रंथि या फिर हाइपोथैलेमस? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। जितने सारे लोगों ने थाइमस ग्लैंड कहा है सभी लोगों का जवाब सही है। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है और ये थाइमिन हार्ट के हम लोगों के हृदय के ठीक बगल में लोकेटेड रहता है थाइमस ग्रंथि, और ये यौवन तक ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखो पीनियल ग्लैंड जो है यह मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? पीनियल। और अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं दे रखा है, ठीक है, मान लो आपसे प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है और ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं दिया हुआ है, तब आप किसको टिक कर दोगे? तब आप टिक करोगे पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये प्यूटिटरी ग्लैंड का औसतन भार जो होता है वो कितना होता है? 0.6 ग्राम का होता है और यह मानव शरीर की छोटी ग्रंथि है। कब? जब ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं दिया हुआ रहे तब। ठीक है, और कहां पर ये लोकेटेड होता है? तो हम लोगों को ब्रेन में एक हड्डियों का बना हुआ बक्सा है जिसे कहते हैं एस्फेनॉइड बोन। ठीक है, क्या कहते हैं? एस्फेनॉइड बोन एक गुहा, एक कैविटी है, उसी के अंदर में ये प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है। और प्यूटिटरी ग्रंथि को ही हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे। प्यूटिटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं जी? मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोगों के बॉडी में है सबको कितने अमाउंट में हार्मोन रिलीज करना है, और सब ग्रंथियों को हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करने का भी काम कौन करता है? तो प्यूटिटरी ग्लैंड करता है। अब कौन कौन सा हार्मोन ये निकालता है प्यूटिटरी ग्लैंड? तो कुछ हार्मोन जो प्यूटिटरी ग्लैंड निकालता है उसमें पहला हार्मोन है जीटी, पहला हार्मोन इसमें आ जाएगा एसटीएच। ठीक है, इसको हम लोग सोमैटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं और ये हड्डियों की, बोन की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। अगर एसटीएच हार्मोन आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो जाइगेंटिज्म नामक रोग होता है। ठीक है, कई लोग जाइंट आप वर्ड सुने होंगे, मतलब क्या होता है? दानव, बहुत बड़ा। तो इंसान का हाइट जो होगा वो नॉर्मल से भी अधिक हो जाएगा। कब? जब एसटीएच हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगे तब। और यही एसटीएच अगर आवश्यकता से कम बनने लगे तो एक डिजीज होता है, उसको कहते हैं हम लोग ड्वार्फिज्म और या फिर बौनापन। ठीक है, दूसरा हार्मोन यह सेक्रीट करता है जिसको हम लोग कहते हैं टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि के लिए। तीसरा हार्मोन सेक्रीट करता है एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन सेक्रीट करे उसके लिए। चौथा हार्मोन तैयार करता है एफएसएच, पांचवा हार्मोन यह निकालता है एलएच, छठा हार्मोन यह निकालता है एलटीएच। ठीक है, सातवां हार्मोन यह निकालता है ऑक्सीटोसिन। इस तरीके से करते हुए 7-8 हार्मोन निकालने का काम कौन करता है? तो आपका प्यूटिटरी ग्लैंड करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा थाइमस। जितने सारे लोगों ने थाइमस उत्तर दिया है सभी का जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए और आंसर दीजिए। फटाफट पढ़िए और आंसर दिए। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, अगर दे दिया दोनों ऑप्शन एक साथ तो आप पीनियल ग्लैंड को ही टिक करेंगे। चलिए, कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर को बहुत कम होने से रोकता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर को घटने से रोकता है? विच हार्मोन प्रिवेंट ब्लड शुगर फ्रॉम गेटिंग टू लो? ऑप्शन है ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी है वेस्पोप्रेसिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। जितने सारे दोस्त आपके नहीं जुड़े हैं फटाफट उन सारे लोगों तक आप वीडियो को शेयर करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिल्कुल नया नया प्रश्न है, पढ़ने में मजा आएगा, तो पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न जो है इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ग्लूकागॉन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्लूकागॉन। तो जितने सारे लोगों ने बी आंसर टिक किया है सभी का जवाब सही है। यह हार्मोन क्या काम करता है? तो ब्लड शुगर को कम होने से रोकता है। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर को कम होने से रोकता है। और ग्लूकागॉन सेक्रीट कौन करता है? तो पैनक्रियाज। कौन सेक्रीट करता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज दो हार्मोन निकालता है, एक निकालता है इंसुलिन और एक निकालता है ग्लूकागॉन। अगर इंसुलिन हार्मोन शरीर में कम हो जाए तो बीमारी कौन सी हो जाती है? डायबिटीज, मधुमेह नामक रोग होता है।
और ग्लूकागॉन हार्मोन जो है यह क्या काम करता है, ब्लड शुगर को कम होने से हमारे रक्त में रोकता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो ग्लूकागॉन का सेक्रीशन अगर आपसे पूछ दे कौन करेगा तो क्या बोलेंगे, अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज आप कहेंगे। ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, इन सबसे आप परिचित हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम। इंसुलिन नहीं होगा जी, इंसुलिन कैसे होगा, इंसुलिन जो होता है ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, ठीक है, कम होने से रोकने का काम ग्लूकागॉन का है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर फॉलिक एसिड। चलिए प्रश्न संख्या 4 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 4, बिल्कुल सही जवाब आने लगा, बायोटीन। बायोटीन लगातार आ रहा है। जितने सारे लोगों ने बी आंसर टी किया है सभी का उत्तर सही है। बायोटीन जो है वो विटामिन B7 का क्या है, रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, बायोटीन। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा मनुष्य की उत्सर्जित प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उत्सर्जित प्रणाली का मतलब यहां पर क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन यहां पर पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए है वृक्क, ऑप्शन बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी है गर्भाशय, ऑप्शन डी है मूत्रमार्ग। इंग्लिश में इसको कहेंगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, किडनी, यूरेटर, यूट्रस या फिर यूरेथ्रा। फटाफट बताइए। सी आंसर आ रहा है अधिकांश लोगों का, अधिकांश लोगों का जवाब सी आ रहा है। चलिए फटाफट पढ़िए, कौन सा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है बताना है। ठीक है, कौन सा उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आने लगा सी। सी इज द राइट आंसर। देखो सारा कुछ यू से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यू से शुरू हो रहा है तो इस तरीके का प्रश्न हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाए, ठीक ना। तो यहां पर यूट्रस जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, न कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। किडनी तो सब लोग जान रहे हैं, यूरेटर जान रहे हैं, यूरेथ्रा जान रहे हैं, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जवाब सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है इंसुलिन, सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है फैटी एसिड। फटाफट जवाब देंगे, फटाफट बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। पैनक्रियाज से कौन सा सेक्रीट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, पैनक्रियाज के द्वारा क्या सेक्रीट किया जाता है, इंसुलिन। और एक और थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कौन सा हार्मोन, दूसरा भी याद रख लोगे, ग्लूकागॉन। क्या, ग्लूकागॉन, दोनों पैनक्रियाज से सेक्रीट होता है। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, इंसुलिन। अगला प्रश्न है, किस यौगिक को मोती की राख के रूप में भी जाना जाता है। किस यौगिक को मोती के राख के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी है पोटेशियम कार्बोनेट, सी है सोडियम नाइट्रेट, डी है तरलीकृत हाइड्रोजन। फटाफट बताइए, मोती का राख किसे कहा जाता है। मोती का राख निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। मोती का राख निम्नलिखित में से किस यौगिक को कहा जाता है। देखते हैं क्या जवाब आ रहा है, बी सी, लगातार कंफ्यूजन हो रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोती का राख। पोटेशियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं हम लोग, मोती का राख। तो जितने सारे लोगों ने बी आंसर टिक किया है सभी का जवाब सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। तीसरे कोष में, यहां पर कोष न लिख करके, ठीक है, वहां पर सेल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। आपने पढ़ा होगा, सब सेल और सेल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, KLMN। ठीक है, इसको हम लोग सेल बोलते हैं, और SPDF को क्या बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं। तो कोष यहां पर सेल की बात हो रही है। तीसरे सेल में परमाणुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। फटाफट बताइए, इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। चलिए फटाफट बताइए, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है।
फटाफट बताइए। बिल्कुल सही है। जितने सारे लोगों ने 18 आंसर टिक किया है सभी का आंसर सही है, 18। थर्ड ऑर्बिट में, तीसरे सेल में थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 18। इस तरीके से याद कर लो, जैसे है आपका K, L, M और N, ठीक है। 2, 8, 18 और 32, इस तरीके से आप याद कर ले। पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। और अगर एसपीडीएफ में पूछ दिया जाए आपसे, SPDF जिसे उप कक्षा कहते हैं, ठीक है, इसमें पूछ दिया जाए आपसे तो 2, 6, 10 और 14 इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 2n स्क्वायर, उज्जवल मैथ्स कह रहे हैं 2n स्क्वायर, बिल्कुल हाँ, 2n स्क्वायर पर ही इसको हम लोग ऑर्बिट पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 और सब ऑर्बिट में s पर 2, p पर 4, p पर 6, 4 इंक्रीज करेगा, यहां पर +4 होते जाएगा, ठीक है। फिर यहां से गए तो यहां पर भी +4 हो गया, यहां से गए तो यहां पर भी क्या हो गया? +4। तो ये सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्लेन मिरर, ठीक है, सिंपल मिरर के बारे में कह रहा है। प्लेन मिरर की फोकल लंबाई है अनंतता, शून्य, निगेटिव, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए। प्लेन मिरर, फटाफट बताइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। फटाफट बताइए। प्लेन मिरर की फोकल लंबाई क्या होगी? बिल्कुल सही जवाब आने लगा ए। जितने लोग कह रहे हैं सभी का आंसर सही है, अनंतता, ठीक है। प्लेन मिरर की फोकल लंबाई क्या हो जाएगी? अनंतता, इन्फिनिटी, ठीक ना। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। अगला प्रश्न बताइए। यदि द्रव्यमान की एसआई इकाई, एसआई इकाई मतलब एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट केजी है, ये क्या है? केजी है। तो वजन के एमकेएस, ठीक है, एमकेएस ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, अलग अलग सिस्टम जैसे सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यहां पर क्या है? एमकेएस, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। लंबाई को किस में मेजर करा? मीटर में। वजन को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में। तो एमकेएस सिस्टम में वेट का क्या होगा? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में वेट का क्या होगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। एमकेएस सिस्टम यूनिट में क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है सी। जितने सारे लोगों ने सी आंसर टिक किया है सभी का आंसर सही है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा वो एमकेएस सिस्टम में वेट का हो जाएगा। एमकेएस मीटर, ये आपको याद रखना है, एम स्टैंड फॉर मीटर, ठीक है। मीटर में किसको मेजर करा? लेंथ को। के स्टैंड फ्रॉम किलोग्राम, किलोग्राम, ये किसके लिए हो गया? वेट के लिए। और यहां पर एस जो है ये है सेकेंड, ये है टाइम के लिए, ठीक ना। चलो तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किस सामग्री में कम से कम विद्युत प्रतिरोधकता है? विच मेटेरियल हैज द लेस्ट इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी? ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है निक्रोम, सी है चांदी, डी है ग्लास। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? फटाफट बताइए। किस सामग्री में कम से कम विद्युत प्रतिरोधकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है सी जो होगा, चांदी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। चांदी, सिल्वर। सिल्वर जो है ये जो चार ऑप्शन है आपके सामने, टंगस्टन, निक्रोम, चांदी और ग्लास, इसमें चांदी में सबसे कम क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता है। चांदी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन के दर के रूप में किसे जाना जाता है? त्वरण को जानते हैं, वेग को जानते हैं, गति को जानते हैं या दूरी को? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी,
स्पीड या फिर डिस्टेंस? फटाफट बताइए। सिल्वर हाईली कंडक्टिव, फटाफट बताइए। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है। जितने सारे लोगों ने वेग कहा है सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है। वेग जितने लोगों ने कहा है सभी का जवाब सही है। या फिर इस प्रश्न में विस्थापन के प्रतिवर्तन के दर के रूप में जाना जाता है। त्वरण ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है। एक्सेलरेशन देखो, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी का स्पीड लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी का स्पीड लगातार इंक्रीज कर रहा है तो वह एक्सेलरेशन के रूप में भी जाना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा को किसने परिभाषित किया? ऑर्थर टैंसले ने, एवलिन ने, रेमंड लैंडमैन ने या फिर चार्ल्स एटलन ने? हु डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम? यह प्रश्न मैंने पहले भी आपसे कराया है। ऑर्थर टैंसले, एवलिन, रेमंड लैंडमैन या फिर चार्ल्स एटलन? बताइए फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा को किसने बताया? पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा को किसने बताया? ए जितने लोग कह रहे हैं सभी का जवाब सही है। यह प्रश्न मैंने कई बार करा है। जो प्रश्न अगर रिपीट हो रहा है लगातार उस पर आप खास ध्यान देंगे, वो परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऑर्थर टैंसले जो होगा ये इस प्रश्न का सही जवाब है। उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम को क्या किया था? डिफाइन किया था, बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा पिस्टल के शीर्ष पर चिपचिपा घुंडी है? यहां पर पिस्टल का क्या हो जाएगा? शीर्ष पर। ठीक है, ये पिस्टल क्या है? बंदूक वाला पिस्टल मत समझिएगा। बायोलॉजी में जो पिस्टल होता है ना, प्लांट का जो पार्ट होता है पिस्टल, ठीक है, उसका कौन सा शीर्ष भाग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टिकी नॉब ऑन द हेड ऑफ पिस्टल? स्टाइल, स्टिग्मा, फिलामेंट या स्पोर? स्टाइल, स्टिग्मा, फिलामेंट या फिर स्पोर? निम्नलिखित में से कौन सा पिस्टल के शीर्ष पर चिपचिपा गुंडी है? बिल्कुल सही जवाब है स्टिग्मा। क्या होगा? स्टिग्मा। देखो ध्यान दोगे इसको समझ लेंगे। आपने देखा होगा फ्लावर जो है इस तरीके का, अगर आपको कोई फूल दिखाई दे तो फूल का इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स होता है। ठीक है, फ्लावर का इस तरीके से क्या है? अलग अलग पार्ट्स है। अब ये वाला जो रेड कलर का आप हिस्सा देख रहे हैं फ्लावर का, इसका सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्टिग्मा। सबसे ऊपरी भाग इसका कहलाता है एस्टिग्मा। बीच वाला जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं स्टाइल और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी। तो एस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलकर के फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोसियम। क्या कहते हैं? इसे गाइनोसियम कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एस्टिग्मा। एस्टिग्मा कहां है? सबसे शीर्ष पर है। देखिए फ्लावर के ये जो बीच वाला पूरा का पूरा हिस्सा है गाइनोसियम, हिंदी में इसे स्त्री केसर भी कहा जाता है। तो इसका सबसे शीर्ष वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? एस्टिग्मा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोटिस्टा जीवों द्वारा हरकत के लिए उपयोग में आती है? एक किंगडम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 किंगडम में जो जीव बटे हुए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमेलिया, उसी में से एक किंगडम है क्या? प्रोटिस्टा। और इसी प्रोटिस्टा में जो जीव आते हैं, एक जीव आता है अमीबा। इसी प्रोटिस्टा में एक दूसरा जीव आता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरामीशियम। तो ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो इनमें हरकत, हरकत का मतलब होता है चलने फिरने में। लोकोमोटरी ऑर्गेन के बारे में आपसे पूछ रहा है। लोकोमोटरी ऑर्गेन ये किससे प्रचलित होते हैं, किससे चलते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मैक्सिकला, फ्लैजिला, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, फ्लैजिला। सी है क्षण भंगुरता या फिर फ्लैटिगनेस। डी है कल्पना, इमेजिनेशन। किससे वो लोकोमोट करता है? बताइए।
फ्लैजिला लगातार आंसर आ रहा है, सही जवाब है फ्लैजिला के द्वारा यह क्या करता है, लोकोमोट करता है। अब ध्यान से कुछ चीजें हैं, समझिएगा। मान लो आपसे पूछ देता कि अमीबा जो है यह किससे लोकोमोशन करता है, अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन अगर आपसे पूछ देता, तब आप क्या कहते हैं, तब आप कहते हैं कि स्यूडोपोडिया। अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया। इस स्यूडोपोडिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कूटपाद। स्यूडोपोडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, कूटपाद कहा जाता है। और इसी से अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोकोमोट करता है। वहीं पर पैरामीशियम जो है, इसका आकार कैसा होता है, तो स्लीपर शेप, चप्पल के आकार का यह होता है। और इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है इस पैरामीशियम का, वो क्या होता है, सिलिया। क्या होता है, सिलिया। तो सिलिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ पैरामीशियम एंड स्यूडोपोडिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एमीबा। अब यहां पर एक नया लोकोमोटरी ऑर्गन दिख रहा है आपको, फ्लैजिला। अच्छी बात है कि यह भी प्रोटिस्टा का ही लोकोमोटरी ऑर्गन है, लेकिन ज्यादातर यह फ्लैजिला जो होता है वह किसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, तो याद रखोगे बैक्टीरिया का। किसका होता है, बैक्टीरिया का। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है छड़नुमा, ठीक है, तो बैक्टीरिया के कोशिका के बाहर में एक कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी, सेल वाल। अंदर में बैक्टीरिया, बाहर में उसका सेल वाल। अब इसके सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से एक लंबा इस तरीके का धागे जैसा संरचना निकला हुआ रहेगा। इसी धागे जैसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। और इसी से यह क्या करता है, लोकोमोट करता है, एक जगह से दूसरी स्थान पर आता जाता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला हो तो उसको कहा जाता है मोनोट्राइकस। अगर एक ही बैक्टीरिया में एक स्थान से दो फ्लैजिला निकलते हैं तो वो कहलाता है डाइट्राइकस। अगर पूरे बैक्टीरिया के शरीर पर फ्लैजिला अलग अलग जगह से निकले हुए हैं तब उसे हम लोग कहते हैं पेरीट्राइकस कहते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फ्लैजिला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 का जवाब दीजिए। हाँ, सिलिया भी चलने के लिए होता है। और सिलिया किसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, हमने बता दिया है आपको, पैरामीशियम का है। सिलिया का स्पेलिंग सही कर लीजिए, CILIA होता है। अमीबा का स्यूडोपोडिया, श्वेता गुप्ता कह रही हैं अमीबा स्यूडोपोडिया। हाँ जी, सही जवाब है। फटाफट बताइए। फ्लैजिला को हिंदी में भी हम लोग फ्लैजिला ही कहते हैं। चलिए बताइए, रंग अंधापन। रंग अंधापन का मतलब क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सी कोशिका संबंधित है, आंख की कौन सी कोशिका, रॉड सेल, कॉन सेल, आंखों की मांसपेशियां, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का जवाब दीजिए। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। रंग अंधापन के लिए आंखों की कौन सी कोशिका जिम्मेवार है? रंग अंधापन के लिए आंखों की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? चलिए आंसर आने लगा, ए आंसर आ रहा है लगातार। कौन सेल, कौन सेल, ठीक है। कौन सेल जो होता है वो क्या है, आंखों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कौन सेल जो है वो रंग अंधापन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, कौन कोशिका। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17। कुनैन मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवा है, एक मेडिसिन है जिसका नाम है कुनैन, ठीक है। किसके इलाज में होता है, मलेरिया के लिए। यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, जड़ से, तना से, छाल से या पत्तियों से? फटाफट बताइए। कुनैन मलेरिया का एक दवा है, यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, किस भाग से प्राप्त होता है? चलिए सही आंसर आने लगा, बार्क। किससे प्राप्त होता है, बार्क से। छाल से क्या प्राप्त किया जाता है, कुनैन जो मलेरिया की दवा है यह पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए याद रखना है, छाल से प्राप्त किया जाता है, बार्क ऑफ ट्री।
सोडियम धातु में संग्रहित किया जाता है। सोडियम जो है वो किस धातु में, यहां पर अगर हम किस लगा दे तो ज्यादा अच्छा होगा। सोडियम किस धातु में संग्रहित किया जाता है? शराब के अंदर, मिट्टी के तेल के अंदर, पानी के अंदर या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर? बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए। हाँ, प्रीवियस सेशन में भी यह प्रश्न रहा है। चलिए बताइए, सोडियम जो है वो किस धातु के अंदर संग्रहित किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है बी, मिट्टी के तेल में। ठीक है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है ताकि उसमें आग नहीं लगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित रंग में से कौन सा तरंग दैर्घ्य अधिकतम हरे पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है? हरा और पीला, लाल और नीला, हरा और लाल, या ऑप्शन डी नीला और पीला? फटाफट बताइए। पौधों में तरंग दैर्घ्य के रूप में हरे पौधों के द्वारा स्पेशली कौन सा लाइट जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जाता है? फटाफट बताइए, फटाफट। हरा और पीला, या फिर लाल और नीला, या फिर हरा और लाल, या फिर नीला और पीला? बी आंसर आने लगा। जितने सारे लोगों ने बी आंसर टिक किया है सभी का जवाब सही है। रेड एंड ब्लू लाइट जो है वो पौधों, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अगला प्रश्न है, परिणामी के बराबर शरीर के गति बदलने की दर क्या कहलाती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी इक्वल टू रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट के इक्वल, बराबर अगर बॉडी का स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एनर्जी, पावर, फोर्स, या फिर इंपल्स? बताइए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी इक्वल टू द रिजल्टेंट एनर्जी, पावर, फोर्स, या फिर इंपल्स? बिल्कुल सही जवाब है सी। क्या होगा इसका आंसर? सी, बल। ठीक है, बल के इक्वल होता है क्या? रिजल्टेंट। फोर्स इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा वैलेंसी के साथ बदलता है? वैलेंसी अगर चेंज हो तो इनमें से क्या चेंज हो जाता है? परमाणु वजन, समतुल्य वजन, आणविक वजन, या फिर घनत्व? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरीज विथ वैलेंसी? एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या फिर डेंसिटी? बताइए, वैलेंसी के साथ क्या बदलेगा? बिल्कुल सही जवाब है बी, इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो वैलेंसी के साथ क्या होता है? चेंज होता है। इक्विवेलेंट वेट वैलेंसी के साथ क्या होता है? लगातार चेंज होता है। तो बी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के पेट को छोटी आंत से, ध्यान दोगे, पेट का मतलब यहां पर क्या है? स्टमक। ध्यान से देखिएगा, पेट का मतलब क्या होगा? स्टमक। छोटी आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैटम। यहां पर कैटम ना होकर के सीकम होगा, सीकम, सीकम। बी है इलियम, सी है घेंघा, डी है पाइलोरिक कैविटी। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज कॉल्ड सीकम, इलियम, ईसोफेगस, या फिर पाइलोरिक कैविटी? बताइए। डी, बी में लगातार कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। चलिए फटाफट बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। जितने सारे लोग पाइलोरिक कैविटी कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सही है। एक चीज और याद रखेंगे आप, पाइलोरिक कैविटी जो है ये मानव शरीर का सबसे नैरोवेस्ट कैविटी है। ठीक है, मानव शरीर का यह क्या है? सबसे नैरोवेस्ट कैविटी है, सबसे पतली गुहा है। जैसे इस तरीके से अगर हमारा पाचन तंत्र हो तो पाचन तंत्र कहां खुलता है? छोटी आंत में। तो ये हो गया स्टमक, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर जुड़ रहा है
इसी को बोला जाता है पाइलोरिक कैविटी। इसे को बोलते हैं हम लोग क्या, पाइलोरिक कैविटी। और अमाशय का ही एक भाग है जहां पर छोटी आंत के साथ अमाशय जुड़ रहा है। दूसरी बात, यहां पर जो ईसोफेगस है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जहां से अमाशय से जुड़ता है, इसको आप याद रखेंगे, इसको कहा जाता है फुंडिक पार्ट या फिर फुंडिक कैविटी। फुंडिक पार्ट या फिर फुंडिक कैविटी इसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, पाइलोरिक कैविटी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। दूध को दही में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है, कवक, जीवाणु, वायरस, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। दूध को दही में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेवार है, कवक, जीवाणु, वायरस या इनमें से कोई नहीं। बताइए। दूध को दही में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेवार है। सही जवाब है जीवाणु। सही जवाब है जीवाणु। इसे बैक्टीरिया कहा जाता है। और कौन सा बैक्टीरिया अगर आपसे पूछ दे तो दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियम, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। न्यूटन के गति के नियम डैश वस्तुओं के लिए अच्छे नहीं है, यानी लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है रेस्ट में। ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा क्या, एट रेस्ट, आराम में, धीरे धीरे आगे बढ़ना, टू मूव स्लोली। ऑप्शन सी है उच्च वेग के साथ चले अगर बॉडी, मूविंग विथ हाई वेलोसिटी। ऑप्शन डी है मूविंग विथ अ वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए, सही जवाब आप दे देंगे। ध्यान से पढ़ करके उत्तर दीजिए, सही जवाब आप दे देंगे। चलिए, न्यूटन का गति का नियम डैश वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, रेस्ट में, मूव स्लोली, ऑप्शन सी है मूविंग विथ हाई वेलोसिटी, ऑप्शन डी है मूविंग विथ अ वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सही जवाब है डी। जितने सारे लोगों ने डी आंसर टिक किया है सभी लोगों का जवाब सही है, क्योंकि इन 3 पर तो लागू होता ही है। रेस्ट में बॉडी रहे, फिर भी रेस्ट पर ही रहे तो न्यूटन का ये पहला लॉ यहीं से डिसाइड हो जाता है, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ना। या फिर इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मूविंग विद द वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं क्रमशः हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में मौजूद होती है। धातुएं मतलब इनमें से कौन सा मटेरियल है, कौन सा मेटल है जो कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन दोनों में पाया जाता है। FeMg, FeZn, MgZn, ZnMg। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं हीमोग्लोबिन में भी है और क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन ह्यूमन में और क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, कुछ लोगों का अलग अलग भी आ रहा है। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आयरन और मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपको हमने पहले भी बताया था। हम लोगों के हीमोग्लोबिन में ज्यादातर क्या मिल जाता है, तो आयरन मिल जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो किसमें पाया जाता है, आरबीसी में। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट्स भी है। ठीक है, तो आयरन हो गया हीमोग्लोबिन में, और क्लोरोफिल में क्या ज्यादा पाया जाता है, Mg। दोनों में भी पाया जाता है आपका क्या, FeMg। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा पौधों का संरचनात्मक घटक नहीं है, बताना है। ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के संरचनात्मक घटक के रूप में नहीं होता है। फटाफट बताइए। क्या होगा इसका उत्तर, पोटेशियम। जितने सारे लोगों ने डी दिया है सभी का आंसर सही है। पोटेशियम जो होता है यह पौधों के संरचनात्मक घटक यानी उसके फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। ध्वनि तरंगों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता है। यहां पर ध्वनि तरंग डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकता है। ए है हवा में रखा तांबा तार, बी है हवा में रखा चांदी का स्लैब, सी है कांच का चश्मे पानी में रखा गया, कांच का ग्लास का कोई चश्मा है उसको पानी में रखा गया है। ऑप्शन डी है वैक्यूम में रखा लकड़ी का खोखला पाइप। ध्वनि तरंग डैश माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है। चलिए सही जवाब है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, वैक्यूम में रखा गया लकड़ी का खोखला पाइप। डी इज द राइट आंसर। हॉलो वुडन पाइप केप्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्योंकि साउंड ऐसा एनर्जी है जो जिसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो बिना मीडियम का यह प्रोपोगेट नहीं करेगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कॉपर की ग्रंथियां निम्नलिखित प्रणाली में से एक हिस्सा बनाती हैं। पाचन तंत्र का, एंड्रोक्राइन सिस्टम का, प्रजनन का या तंत्रिका तंत्र का। इन द ह्यूमन बॉडी द कैपर्स ग्लैंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम। कॉपर्स ग्लैंड किस में पाया जाता है? बताना है आपको। कॉपर्स ग्लैंड जो होता है वो किसका भाग है? पाचन तंत्र का या फिर आपके इंडोक्राइन सिस्टम का या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। कॉपर्स ग्लैंड जो है वो किसका भाग है? कॉपर्स ग्लैंड किसका भाग है? उत्सर्जन पाचन तंत्र का, इंडोक्राइन सिस्टम का, प्रजनन प्रणाली का या फिर तंत्रिका तंत्र का। किसका भाग है बताइए। चलिए जितने सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है रिप्रोडक्टिव पार्ट का, सही है। रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या हो जाएगा? प्रजनन प्रणाली का भाग हो जाएगा कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। पाचन तंत्र में तो ऐसे ही नहीं होगा। पाचन तंत्र में आपका भाग क्या क्या है? तो लिमिटेड है। पाचन तंत्र में अगर ग्रंथियों का भी नाम पूछा जाता तो आप किन किन ग्रंथियों का नाम लेते? तो पाचन तंत्र से संबंधित जो ग्रंथियां हैं वो पहला ग्लैंड तो माउथ से शुरू हो जाएगा। माउथ में कौन सी ग्रंथि है? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड 3 है, पैरोटिड है, सबलिंगुअल है और सब मैंडिबुलर है। और तीनों मिलकर के सेलाइवा निकालते हैं और सेलाइवा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो एक तो वहां हो गया। दूसरा हमारे पाचन तंत्र में जो ग्रंथि है वो अमाशय में पाई जाती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। उसके द्वारा कौन कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। और तीसरी ग्रंथि हम लोगों के छोटी आंत के अंदर होती है जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, आंत्र ग्रंथि। और वो क्या सेक्रेट करता है? सक्कस इंटेरिकस सेक्रेट करता है। तो पाचन तंत्र तो होगा ही नहीं, इंडोक्राइन का भी पार्ट नहीं होगा। तो सी आंसर जो होगा वो सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 29। कौन सा कार्य मानव शरीर में किडनी द्वारा किया जाता है? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या फिर परिवहन? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या फिर परिवहन, कौन सा कार्य किडनी के द्वारा किया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किडनी के द्वारा किया जाता है? तो किडनी के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है? उत्सर्जन, ठीक है। किडनी जो है वो हम लोगों का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और यह एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे, तो आप क्या क्या कहेंगे? पहला कहेंगे किडनी, दूसरा कहेंगे किडनी से जो ट्यूब निकला हुआ है उसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। तो यूरेटर किस में ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा यूरेथ्रा। एक्सक्रीटरी सिस्टम का कितना भाग? 4। ध्यान रखना है 4 ही मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है। पहला हो जाएगा किडनी, दूसरा हो जाएगा यूरेटर, तीसरा हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? शर्करा की, सोडियम क्लोराइड की, सोडियम फॉस्फेट की या पोटेशियम क्लोराइड की? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण इसको हिंदी में कहते हैं।
डिहाइड्रेशन को कहते हैं निर्जलीकरण, यानी शरीर में पानी की मात्रा का क्या हो जाना, कम हो जाना। तो इसमें किस चीज की शरीर में कमी हो जाती है, फटाफट बताइए, किसकी कमी हो जाएगी, फटाफट बताइए। चलो, तो जितने सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है, सोडियम क्लोराइड, सभी का उत्तर सही है। किसकी कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है शरीर में। कब, जब डिहाइड्रेशन की समस्या आती है तब। चलिए, तो इस आज का किसका कितना नंबर आया, एक बार आप सभी फाइनल काउंट करके बता देंगे कि आपका कितना स्कोर आज के क्विज सेशन में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए प्रश्न अगर आपको मिले हैं और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए हम डेली लेकर के आते रहेंगे, तो पूरे एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। मिलते हैं कल फिर इसी समय में, इसी टाइम पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।